Assalamu alaikum everyone. Welcome to the third lecture on wealth planning and management. So from now onwards मैंने बहुत सारी चीजें पहले क्लियर कर दी हैं ये क्या है, तो विल बी मूविंग अ बिट फास्टर. कुछ चीजें जो मैंने लास्ट कोर्स में कवर की हुई हैं, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, आई थिंक आप सबने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो उसको मैं दोबारा अभी नहीं कवर करूंगा. जस्ट इन केस अगर कुछ आपको समझ नहीं आती आप मुझसे दोबारा पूछ लेंगे. मैं टच करूंगा लेकिन मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, बिकॉज अदरवाइज यू टेक मी फार ऑफ कोर्स. The concept of mal is defined as a thing that has a material value among people, which is either a corporal, आइन कहा जाता है इसे, और यूजफ्रुक्ट, मुनाफा, और राइट, हक. तो माल इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में, कि वेल्थ इस्लाम में क्या है, माल क्या चीज है, कोई भी ऐसी चीज जो मटेरियल वैल्यू रखती हो लोगों के दरमियान. मैं बाहर से एक मुट्ठी रेत उठाकर कह दूं जी कि ये माल है, that is not something that I can say is mal, because मैंने उस पर कोई एफर्ट नहीं की हुई. ठीक है, हाँ इस रूम के अंदर एयर है, सबके ब्रीथ करने के लिए जरूरी है, लेकिन अगर मैं इस एयर में से ऑक्सीजन को निकालूं और सिलेंडर में भरूं, तब तो मैं उसको सेल करने के लिए उसकी वैल्यू होगी ना, सेलेबल, क्योंकि मैंने एफर्ट लगाकर उसको सिलेंडर में एयर को या ऑक्सीजन को भरा है. अदरवाइज मैं कहूँ जी मैं इस कमरे की एयर बेचना चाहता हूँ या ये एयर मेरी है, ये मेरा माल है, नॉट पॉसिबल. तो उसकी मटेरियल वैल्यू होनी चाहिए. देन स्पेशली जब लोग उसको यूज करें, और फिर उसकी या तो कॉर्पोरल में होगा, कॉर्पोरल मतलब के जो चीज एग्जिस्ट करती हो, फिजिकल बिल्डिंग और समथिंग, या उसका यूज प्रूफ्ड होगा कि इस्तेमाल करने का राइट, कि ये चीज मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, रेंटल जिसे हम कहते हैं, या फिर उसके ऊपर आपका कोई हक है, कोई आपका राइट है. जैसे कि कॉपीराइट होता है कि इतने सालों तक इस चीज का कॉपीराइट इस बंदे के पास है, इसके अलावा कोई और इसको प्रिंट नहीं कर सकता, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता. ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट होता है कि इतने साल तक ये टेक्नोलॉजी इसकी है, अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो इसे लाइसेंस की फीस दें और फिर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें. अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आर रिस्क एंड मता, ये भी अब बीच में डिस्कस हो जाएंगे. ये वेल्थ या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं. इस्लाम में एस्पेक्ट्स ऑफ वेल्थ इन इस्लाम क्या है? मटेरियल या फिजिकल वेल्थ, ये फर्स्ट एस्पेक्ट है, जिसे हम आमतौर पे जमीन, जर, जमीन, पैसा, सोना, वट मनी, लैंड. और दूसरी एक कैटेगरी भी है इस्लाम के अंदर, जिसे, क्योंकि ये है कन्वेंशनल और इस्लाम की सेम, लैंड, जमीन, फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह, लेकिन इस्लाम में एक एडिशनल एस्पेक्ट भी है वेल्थ का, जिसे हम कहते हैं द स्पिरिचुअल वेल्थ. अब ये एक बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है. स्पिरिचुअल वेल्थ में इस्लाम में जो चीजें आती हैं, फॉर एग्जांपल नॉलेज, इल्म, नॉलेज, सो ये भी स्पिरिचुअल वेल्थ के अंदर आता है. haven't shared this, have I? Sorry. Yeah, no, sharing. Yeah. So ये भी जो है इस्लाम में स्पिरिचुअल वेल्थ में आता है, कि कोई इल्म वाला है, किसी के पास इल्म है, नॉलेज है. ठीक है, इसी तरह से फेथ, ईमान भी इस्लाम में वेल्थ काउंट होती है, बिकॉज जिसके अंदर ईमान नहीं है उसकी तो आखिरत की कामयाबी तो रह गई. तो इस्लाम में तो हमारा पर्पस ही है कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी. सो दुनिया में शायद वो कामयाब हो जाए लेकिन आखिरत में कामयाब नहीं होगी, इसलिए फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी वेल्थ है इस्लाम के अंदर, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें फेथ दिया है इन इस्लाम. देन गुड डीड्स, जो अच्छे काम हम करते हैं, बिकॉज आखिरत की कामयाबी उन्हीं अच्छे कामों के ऊपर है जो हम दुनिया में कर रहे हैं. सो गुड डीड्स भी वेल्थ में काउंट होंगे इस्लाम के अंदर, स्पिरिचुअल वेल्थ में. और इसके अलावा राइटियस वुमन, सो सही से रहने वाली खवातीन जो अपने आप को इस्लाम के कानून के तहत लेकर चलती हैं, पूरी जिंदगी गुजारती हैं, सो दे आर ऑल्सो वेल्थ. आगे जाकर आप ये भी देखेंगे, ये भी आएगा कि दुनिया की सब पोजेशंस में से सबसे बेहतरीन पोजीशन एक राइटियस वाइफ होती है. देन हेल्थ, इस्लाम के अंदर हेल्थ भी हमारे लिए वेल्थ है. देन चिल्ड्रन, ये भी इंसान के लिए वेल्थ है. और फ्री टाइम, ये भी इस्लाम के अंदर एक किसी शख्स के लिए वेल्थ है. फॉर एग्जाम्पल हम सब बड़े लकी हैं कि हम यहाँ हैं, हमें फ्री टाइम मिल जाता है, वी लिव अ वेरी गुड लाइफ. लेकिन एक ऐसा मजदूर भी होगा जो बाहर यहाँ पर माली होगा, यहाँ सारा दिन वो धूप में काम करता रहता है, उसके पास फ्री टाइम नहीं होता, वो फ्री टाइम रख नहीं सकता. कोई रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ये सामने एक बिल्डिंग बन रही है, वहां इतने सारे मजदूर और कंस्ट्रक्शन वर्कर काम कर रहे होते हैं,
उनके पास वो फ्री टाइम नहीं है, वो काम करते जा रहे हैं या एक के बाद दो जॉब्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सो फ्री टाइम भी इस्लाम के अंदर एक वेल्थ का पार्ट है, कि ये भी आपके लिए बड़ी वेल्थ है कि आपके पास फ्री टाइम है, आप उसको स्पेंड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। स्पिरिचुअल वेल्थ के बारे में होली कुरान के अंदर आता है, चैप्टर 61 वर्स 10 to 11। O ye who believe, shall I lead you to a bargain that will save you from the grievous penalty, that you believe in Allah and his messenger, and that you strive in the cause of Allah with your property and yourselves. That will be best for you if you but know. कि क्या मैं इसकी एक सिंपल सी ट्रांसलेशन कर देता हूं आपके लिए। ऐसा रास्ता बताओ जिसके ऊपर आपको बहुत बड़ी पेनल्टी या पनिशमेंट या सजा नहीं मिलेगी। तो अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाओ और स्ट्राइव के लिए आप क्या कहते हैं, जद्दोजहद करो, मेहनत करो, स्ट्राइव करो, एफर्ट करो अल्लाह की राह में, अपनी प्रॉपर्टी यानी कि अपने माल से और खुद अपने आप से। ये तुम्हारे लिए बेहतरीन है अगर तुम जानो। ठीक है। अगेन, एनवी इज परमिटेड ओनली इन 2 केसेस। इंसान को किसी को एनवी करना, किसी से जेलस होना, किसी को एनवी करना कि यार उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है, ये बात सिर्फ 2 केसेस के अंदर उसकी इजाजत दी गई। ये सही बुखारी की हदीस है। नंबर 1, अ मैन टू whom अल्लाह गिव्स वेल्थ एंड ही डिस्पोजेस ऑफ इट राइटियसली। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने जिसको दौलत दी है और उसको वो सही तरह से डिस्पोज ऑफ करता है, मतलब पूरी कोशिश करता है कि अल्लाह की राह में स्पेंड करे लेकिन किसी को पता भी ना चले, तो ऐसे बंदे से एनवी करने की इजाजत है। सिमिलरली एक और है जिससे एनवी किया जा सकता है, अ मैन टू whom अल्लाह गिव्स विजडम which he applies and teaches it। अगेन दोनों वेल्थ के मामला आते हैं, एक फिजिकल वेल्थ है, दूसरी स्पिरिचुअल वेल्थ है, कि अल्लाह सुब्हान तआला ने किसी को विजडम, अकल, नॉलेज, शऊर दिया है और वो उसको इस्तेमाल भी करता है सही से और औरों को सिखाता भी है, बताता भी है, तो उसको भी एनवी किया जा सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, स्पिरिचुअल वेल्थ के बारे में होली कुरान में आता है, चैप्टर 3 वर्स 14, beautified for people is the love of that which they desire, of women and sons, heaped up sums of gold and silver, fine branded horses and cattle and tilled land. That is the enjoyment of worldly life, but Allah has with him the best returns। तो सिंपल टर्म वर्ड्स के अंदर कि अल्लाह ने इंसान में एक डिजायर, एक ब्यूटी, एक अफेक्शन, एक लव क्रिएट कर दिया फॉर वुमेन एंड सन्स, देन गोल्ड और सिल्वर की पहाड़ियां उसके पास, फाइन ब्रांडेड हॉर्सेस या आज के दौर में जी बहुत ही फाइन किस्म की कोई लग्जरी कार, कैटल, क्योंकि ये अब हमारे नजदीक कैटल या कोई टिल्ड लैंड इज नॉट मच वैल्यूएबल, लेकिन आप किसी का कोई गांव का बैकग्राउंड यू वुड नो, या कोई अगर गरीब बंदा होगा आपको तो पता होगा, उसके पास अगर कोई कैटल है, कोई गाय है, कुछ बकरियां हैं, उसके लिए उसका एक एसेट है, उसके लिए वो बड़ा वैल्यूएबल एसेट होता है। और अल्लाह के पास हर चीज के लिए तुम्हारे लिए बेहतरीन रिटर्न है। ये तो दुनिया की एंजॉयमेंट की चीजें हैं, अल्लाह का रिटर्न जो है, जो अल्लाह सुब्हाना तआला देगा, वो सबसे बेहतरीन है। दिस वर्ल्ड इज बट प्रोविजंस एंड देयर इज नो प्रोविजन इन दिस वर्ल्ड बेटर देन अ राइटियस वाइफ। सुनन इब्ने माजा की हदीस है ये, कि दुनिया प्रोविजंस है, दुनिया के अंदर बहुत सारी प्रोविजंस हैं, बहुत सारी बंदे की ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सारी चीजें वो डिमांड कर रहा होता है, क्योंकि वेल्थ, पैसा, माल, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, वट ठीक है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से होली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें गाइडेंस दी है, उसके अंदर सुनो इब्न माजा में आता है कि आपकी सबसे बड़ी वेल्थ एक अच्छी राइटियस वाइफ है। मूविंग फॉरवर्ड, वेल्थ के अंदर स्पेशली जब हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में डिस्कस करते हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर, कि हर तरह की वेल्थ इन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हाना तआला। हमें उसने
दी जरूर है, हम उसके कस्टोडियन हैं, हम उसके केयर टेकर्स हैं। सो हम अपने आप को इस वेल्थ का मालिक समझने लग जाते हैं। इससे कहीं ज्यादा वेल्थ इस दुनिया की तहों के अंदर दबी पड़ी है, और कहीं ज्यादा उससे भी पूरी यूनिवर्स में फैली पड़ी है। यू कैन नॉट इमेजिन, हो सकता है कहीं पर पूरा प्लेनेट गोल्ड का बना हुआ हो, लेकिन आप उसे ला नहीं सकते यहां तक। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने एक पूरा सिस्टम यहां पर डेवलप किया है। तो दुनिया में जो वेल्थ उसने दी है वो आपको बेस्टो की गई है एज आ, यू कैन से गार्डियन। आप उसके गार्डियन हैं। आप उस वेल्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जानबूझ के चीजों को डिस्ट्रॉय करना इस्लाम में उसकी इजाजत नहीं है। आपने एज अ गार्डियन उसकी बेस्ट केयर करनी है, ठीक है, और उस तरह से स्पेंड करना है जैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा। अब ये केयर करेंगे मतलब ये नहीं कि इकट्ठी करके कहीं पर साफ सुथरा करके हमने गोल्ड रख लिया, भाई केयर कर रहे हैं हम उसकी। केयर मतलब कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जैसे उसको इस्तेमाल करने का कहा है, मतलब डोनेशंस के अल्लाह की राह में जो डोनेट करना है वो भी करेंगे, अपनी नीड्स भी पूरी करेंगे। और डोनेशन की कैटेगरी भी आपको ये जानना होगा कि आखिर सदकात किस तरह वर्क करते हैं। तो सदके के मामले के ऊपर ये भी है कि आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट हदीस, मैं इसको जरा अपने वर्ड्स के अंदर कोट कर देता हूँ कि हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि मेरे पास एक दरहम है तो मैं ये किसके ऊपर स्पेंड करूं अगर सदका करना है। तो उन्होंने कहा कि जी अपनी बीवी पर, बच्चों पर। ठीक है, पहला अपनी बीवी पर। उसने कहा जी एक और दरहम है तो कीजिए अपने बच्चों पर। उसने कहा जी एक और दरहम है तो अपने नौकर पर या सर्वेंट पर या स्लेव पर। उसने कहा जी एक और दरहम है तो उन्होंने कहा जी अब तू बेहतर जानता है कि इसका क्या करना है, मतलब अल्लाह की राह में स्पेंड कर देना है। सो सदका भी घर से स्टार्ट होगा पहले। ये नहीं कि घर का सारा माल उठाया बाहर डोनेट कर दिया, घर वाले सारे भूखे बैठे हैं। तो पहले सदका घर से स्टार्ट होगा। कि स्पेशली ये हदीस में आता है कि जो बंदा अपने घर वालों पर स्पेंड करता है वो भी सदके का सवाब उसे दिया जा रहा होता है। सो इफ यू गो आउट अर्न एंड यू स्पेंड ऑन योर हाउस, तो वो भी आपको सदके का सवाब हो रहा होता है। तो सदका घर से स्टार्ट होगा, पहले घर की नीड्स, नॉट वांट्स, नीड्स पूरी करके जो बच जाएगा उससे आपने बाहर सदका या खैरात करनी। सो ऑल फॉर्म्स ऑफ वेल्थ बिलोंग्स टू अल्लाह एंड इट इज इन अबंडेंस। तो दुनिया में बेशुमार दौलत है लेकिन ये तमाम अल्लाह सुब्हान ताला की है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं। उसने हमें इसको सेफ कीपिंग के लिए दिया हुआ है। द स्केर्सिटी इज ड्यू टू मैन्स इनएबिलिटी टू जनरेट मोर वेल्थ। हम ये चीजें स्केर्स क्यों है? क्योंकि हम और वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि जी यहां पर अचानक से जी ये टेबल गोल्ड का बन जाए किसी तरह से, ये हम नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ अबंडेंस दी है हर तरफ। हो सकता है हमारे पाँव के नीचे इस वक्त टनों के हिसाब से गोल्ड पड़ा, हमें पता ही नहीं क्योंकि हमने कभी वहां तक डिग ही नहीं किया। सो अगेन वेल्थ बिलोंग्स टू अल्लाह, और बहुत है, लेकिन हम क्योंकि नई क्रिएट नहीं कर सकते, हमें उसी में से ढूंढ के निकालनी जो इस जमीन के अंदर अल्लाह ने बिखेर दी है, तो हमारे लिए इट्स स्केर्स। सूरह सयूरा चैप्टर 42 वर्स 4, to him belongs all that is in the heavens and on earth and he is most high, most great। तो इंसान समझता है कि मेरे पास थोड़ी सी वेल्थ है तो मैं बहुत अमीर हूं, ये सब कुछ मेरा है। तो अल्लाह सुब्हानहू कहता है कि ये तुम्हारा कुछ नहीं, ये सब हमारा है जो हमने तुम्हें देकर टेस्ट किया है। इन इस्लाम वेल्थ इज अ मीन्स बट नॉट अ गोल बाय इटसेल्फ। जो मैं आपको अक्सर लास्ट कोर्स में बताया था कि इट्स अ मीन्स टू एन एंड, वेल्थ कुड बी अ मीन्स टू एन एंड बट इट शुड नॉट बी द एंड इन इटसेल्फ, बिकॉज वी बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट। वी बिलीव, बीइंग मुस्लिम्स, वी हैव टू बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट। ऑल्दो हम अपनी सारी जिंदगी इसी तरह गुजार देते हैं कि डे ऑफ जजमेंट नहीं आना, ये आना भी तो अभी बड़ी देर है, आराम से बाद में डील कर लेंगे। बट इस मामले पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रिसेंटली आई जस्ट हर्ड अबाउट इट। आई थिंक आज भी मैंने कहीं सुनी है ये दोबारा। हाँ, आज ही तिलावत के अंदर भी आई थी कि इंसान कहता है क्यामत को भी पता नहीं कब आनी है, बड़ी देर है, जब आएगी तब देखेंगे। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इंसान की क्यामत उसके मरते ही स्टार्ट हो जाती है, और ये तो किसी को भी नहीं पता कि वो कब जाने वाला है। सो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां मैंने देखा है कि बहुत हमारे यंग स्टूडेंट्स, बहुत यंग, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। तो ओवर माय करियर ऑफ लाइक 9-10 years आई हैव एटलीस्ट सीन, जो मेरे सामने मैंने देखे हुए इसी इंस्टीट्यूट के अंदर
5 to 7, दैट्स बहुत यंग लोगों की. सो आई कैन नॉट टेल इफ आई एम गोना ब्रीथ द नेक्स्ट ब्रेथ और नॉट. तो मेरी तो तैयारी अभी से होनी चाहिए, लेकिन मैं सोचे बैठा हूँ अभी बहुत टाइम पड़ा यार, आराम से तैयारी करेंगे. सो दैट इज समथिंग दैट वन शुड नो, शुड बिलीव इन, कि इंसान की क़यामत उसके मरते स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज उसके ऊपर अब वो चीजें जो हिडन थी वो रिवील हो जाती हैं. और अगर उसको पनिशमेंट होनी है तो साथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर उसको रिवॉर्ड मिलना है तो साथ ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा आलम बरज़ख के अंदर. अल्लाह आलम. सो हमारा बिलीफ थ्रू आउट लाइफ ये होना चाहिए कि हम अच्छे काम करते रहें, और हमने दुनिया और आखिरत में कामयाबी अचीव करनी है. सो इट्स, तो वेल्थ उसका एक मीडियम हो सकता है कि अगर हमारे पास वेल्थ होगी तो जी मैं और कामों की तरफ, दुनिया के काम करने की बजाय आइदर मैं सदकात और खैरात करके रिवॉर्ड कमा सकता हूं, या दूसरी जगह मैं इस वेल्थ से अपने इकोनॉमिक मैटर्स को देखने की बजाय कि मुझे यार फिक्र हो कि यार अच्छा कल के लिए क्या अरेंजमेंट की, मेरे पास वेल्थ होगी, मैं अब अपनी रिलीजियस मैटर्स को देख सकता हूं. सो इन दैट सेंस वेल्थ एक्यूमुलेट की जानी चाहिए. Wealth does not hold a central position in the social matrix. Instead, it has been visualized as an instrument to lead life in accordance with Sharia. अब जरा हम कन्वेंशनल की तरफ आ जाते हैं, इसके बाद मैं जरा कन्वेंशनल को डिस्कस करूंगा, और फिर हम इस्लामिक का जरा प्योर इस्लामिक पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे. ये सिर्फ एक टच देना था कि क्या होता है वेल्थ मैनेजर, क्या कर रहा होता है, और मनी मैनेजर क्या कर रहा होता है, इनमें डिफरेंस क्या है. मनी मैनेजर बेसिकली डे टू डे मैनेजमेंट कर रहा है पोर्टफोलियो की, एक्चुअल पैसों की, कि किधर से कहां आएंगे कहां जाएंगे. वेल्थ मैनेजर बेसिकली एसेट एलोकेशन कर रहा है कि ये एसेट खरीद लो, ये खरीद लो, और इससे आपकी वेल्थ में इजाफा हो सकता है. ठीक है ना, कि आप ये एसेट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, ये वाला एसेट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, एक ये हो, दो ये हो, आधा ये हो, डिफरेंट चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनाकर एक पोर्टफोलियो बन जाए. बिकॉज इन्वेस्टमेंट में हम कहते हैं कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो अगर आप एक ही बास्केट में सारे एग्स रखेंगे तो एक ही बार क्रैश हो गया तो बस सारे के सारे गए. जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट में सारे पैसे लगाए, अभी रिसेंटली न्यूज की वजह से स्टॉक मार्केट नीचे गिरी के सारे पैसे डूब गए. ठीक है, इसी तरह से अभी सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी अडानी ग्रुप. एक रिपोर्ट आई टोटल, वो बिलियनियर जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिलियनियर था, नाउ ही इज इन दी हंड्रेड्स. एक रिपोर्ट सिर्फ विद इन अ वीक. ठीक है, सो ये एडवाइस किया जाता है कि आप एक ही तरह के एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट ना करें, आप डाइवर्सिफाइड एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए. ठीक है, टाइम मिलेगा तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, इसका पार्ट होगा डाइवर्सिफिकेशन. So typically develop the assets allocation model that is used in the investor's portfolio, but their job rarely includes the actual day-to-day management of the portfolio. तो वेल्थ मैनेजर ने क्या करना है, उसने एडवाइस कर देना है इस तरह यहाँ यहाँ ये आप इन्वेस्ट कर लें. डे टू डे उसकी इवेल्युएशन, उसकी मैनेजमेंट के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो एक ब्रॉड प्लान बनाकर दे रहा होगा वेल्थ मैनेजर. देन वेल्थ प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या फर्क है. वेल्थ प्लानिंग बेसिकली अमीर बंदा कर रहा होगा, ठीक है, और फाइनेंशियल प्लानिंग हर कोई कर सकता है कि भाई मेरे पास इतने पैसे आएंगे, इसका मैं क्या करूंगा, ये करना है, मेरी मुझे ये लोन पे करना है, ये करना है. फाइनेंशियल प्लानिंग कोई भी कर सकता है, हम डेली बेसिस के ऊपर अपनी लाइफ में करते हैं. वेल्थ प्लानिंग बेसिकली वो करोगे जो ऑलरेडी वेल्थी होगा, जिसके पास वेल्थ होगी, कोई सेविंग्स है, कोई भी एसेट है, उसी के ऊपर वो वेल्थ की प्लानिंग करोगे ना, कि इसको कैसे यूज करूं, मैं इसको कैसे सेव करूं. देन अगेन एग्जिस्टिंग वेल्थ का होना जरूरी है, जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग में एग्जिस्टिंग वेल्थ का होना जरूरी नहीं है कि अच्छा जी मेरी नेक्स्ट इनकम आएगी फिर मैं उससे ये करूंगा, ये चीज मैंने अगली इनकम से लेनी है, व्हाटएवर. एंड बेसिकली वेल्थ प्लानर का काम क्या है, प्रिजर्वेशन एंड इंक्रीज इन वेल्थ, कि जो मेरी वेल्थ है एक उसको प्रिजर्व किया जाए कि इससे कम ना हो और इसके अंदर इजाफा हो. जबकि फाइनेंशियल प्लानर जो है एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी, कि उसका कैसे इस्तेमाल करना है, सेव करना है, स्पेंड करना है, उनके तमाम मैटर्स को हम डील कर रहे होंगे. और वेल्थ प्लानिंग के अंदर ज्यादा एक्टिव मैनेजमेंट होती है आपकी, इधर करते हैं, इधर से इन्वेस्टमेंट इधर ले जाते हैं. जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली पैसिव होती है कि आपने एक बार हाँ जी इस तरह करेंगे, इस तरह होगा, ये सेविंग होगी, ये मेरी इनकम होगी, यू जस्ट इग्नोर इट आफ्टरवर्ड्स. अब वेल्थ प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग से डिफरेंट कैसे है.
The key to success in wealth planning is to develop the client's plan, implement and review it regularly so as to reflect the changing circumstances so that the client has no financial worries at all. तो आपने उसका प्लान बनाना है, उसको रिव्यू भी करना है, और अगर कोई मार्केट में सिचुएशन चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग उसको रिवाइज भी कर देना है. सडनली जी कोई न्यूज आ गई कि जी ये सेक्टर के अंदर ये होने वाला है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको रिवाइज कर देंगे. पता चले जी IMF के साथ मुज़ाकरात तो उसके अंदर XYZ सेक्टर के बारे में उन्होंने कोई कंडीशन लगाई है, अब आपको पता है इस सेक्टर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप उसको कहेंगे भाई इसको चेंज करके इसकी जगह दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दें. Then in the past, wealth planning emphasizes short-term investments and high returns, but the changing financial landscape has demanded more than just short-term, but the long-term investment and return. तो आज अगर आप ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एनीबडी? हम बिजनेस करते हैं, आप 8 तकरीबन सेमेस्टर हो गए बिजनेस पढ़ रहे हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एक बिजनेस हमने बनाया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या अचीव करना चाहता है बिजनेस? प्रॉफिट, कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाए. अनफॉर्चुनेटली आपको ये पढ़ाने वालों ने बहुत पुरानी चीजें पढ़ाई हैं. आज बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है. ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगी. ये पुराना हमने भी जब पढ़ा था ना तब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता था, आज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो गई है. इनमें डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है कि मेरा आज प्रॉफिट बहुत अच्छा हो, इस साल का ना प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट का साल का होता है ना, इस साल का प्रॉफिट बहुत अच्छा हो, अगले साल का उससे भी अच्छा हो, और फिर मुझे डिविडेंड दिया जाए, पेमेंट्स दी जाए. लेकिन आज जो इन्वेस्टमेंट की प्रिंसिपल्स हैं न्यू, उसके अंदर कहा जाएगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव है. एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करे. और उसका तरीका क्या होता है कि प्रॉफिट तो अर्न करेगा, लेकिन उस प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा. क्यों? प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करते ही सबसे पहले उस प्रॉफिट के ऊपर से डिविडेंड का टैक्स कट जाता है. एक पहले इनकम टैक्स आपने, दूसरा डिविडेंड के ऊपर टैक्स कट जाता है फिर से. तो वो एक तो पैसे कम हो गए, दूसरा अब वो पैसे खर्च कर देगा, यूज कर देगा, वो पैसे उसको कुछ कमा कर नहीं देंगे. तो आज शेयर होल्डर या इन्वेस्टर कहता है कि इस पैसे को बिजनेस में रखो, मुझे ना दो, इसको री इन्वेस्ट करो, ये पैसा भी अगले साल मुझे पैसा कमा कर दे. फिर अगले साल इस पैसे के ऊपर जो पैसा मुझे मिला है वो भी अपने ऊपर मुझे पैसा कमा कर दे, अपने पास रखो, इसको री इन्वेस्ट करो, कहीं और लगाओ, कोई और बिजनेस प्रोजेक्ट करो, ये पैसा भी मुझे कुछ अर्न करके दे. ये मैं अभी ले जाऊंगा, आधा तो गवर्नमेंट टैक्स ले जाएगी मुझसे, जो बाकी बचेगा वो मैं यूज कर लूंगा, मुझे इसके ऊपर रिटर्न तो कोई नहीं मिल रहा ना, मुझे भी इस पैसे की जरूरत नहीं है, अपने पास रखें, मेरी वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, करंट यूटिलिटी को नहीं. सो इस तरह करके कई बिजनेसेस के पास इस वक्त, जैसे कि मुझे लास्ट याद है फाइजर, ये इवन कोविड से पहले, अब तो वैक्सीन के बाद खैर उनके पास पैसा ही इतना होगा कि पता नहीं वो कोई प्रॉपर आइलैंड को लेना सोच रहे होंगे जहां पर रखे, लेकिन उनके पास तब भी इतनी ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स थी कि वो उस वक्त, क्योंकि फाइजर अमेरिका के एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल ब्रांड है, तो उनकी प्रेजेंस यूरोप में उस तरह की थी, यूरोप के अंदर ज्यादा GSK ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ये चल रहा होता है. तो मोस्ट ऑफ मेरे ख्याल में मुझे जो याद पड़ा GSK को ही वो एक्वायर करना चाह रहे थे, तो उन्होंने GSK को एक्वायर करने की कोशिश की थी बैक देन, के इतनी ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग, उन्होंने जिसका क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो टैक्स पड़ जाएगा, शेयर होल्डर ये चाहते नहीं, वो कहते हैं पैसे इसके ऊपर कमा कर दें, तो क्या करें इतनी ज्यादा का. जी बड़ी बड़ी सबसे बड़ी कंपनी यूरोप की है ना, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन खरीद लेते हैं. वो उनका डील हुई नहीं, उन्होंने मे भी कुछ और खरीद लिया कोई और कंपनी, लेकिन बेसिकली पर्पस ये था कि यहां से पैसा निकाल के वहां ले जाया जाए, रादर देन के शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए. शेयर होल्डर कहता है मेरी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो. अब इसके अंदर पॉलिसी क्या है? ये मैंने आपसे लास्ट टाइम शेयर किया था कि जो आपके पास, जैसे कि ये बड़ा एतराज आता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप या बिलियनर्स जितने भी हैं आपके यूनाइटेड स्टेट्स के, ये टैक्स नहीं देते, बहुत कम टैक्स देते हैं. ओके, आई विल शेयर दिस विद यू. तो वो लीगली बहुत कम टैक्स देते हैं. एक्चुअली वो लीगली उससे कम टैक्स देते हैं जो वहां पर आम एक सेक्रेटरी या कोई एक छोटा सा बंदा जो है आम जॉब के पर करने वाला, मे बी मैकडोनल्ड के अंदर काम करने वाला एक आम सा एम्प्लॉय ज्यादा टैक्स देता हो देन मे बी एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, एनीबडी, मे बी बिल गेट्स. बहुत कम टैक्स देते हैं. क्यों? क्योंकि वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के प्रिंसिपल के फॉलो कर रहे होते हैं, और वो लीगली ऐसा कर रहे होते हैं, कोई इलीगल काम नहीं करता. हमारे यहाँ तो इलीगल भी हो रहे होते हैं ना, वहां लीगली वो ऐसा कर रहे होते हैं. करते क्या है,
अगर लेट्स सपोज मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूं, मेरे पास उसके बहुत सारे शेयर्स हैं और बड़े महंगे हैं मार्केट में, ये मेरी वेल्थ है, ठीक है, ये मेरी नेटवर्थ है। अब मुझे पैसे चाहिए तो मुझे शेयर बेचना होगा मार्केट में जाकर, या मैं डिविडेंड लूंगा, कंपनी से डिविडेंड लूंगा, फिर टैक्स लगेगा उसके ऊपर। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पैसे को कंपनी में रहता हूं और मैं उनसे बोनस लेता हूं शेयर्स की शक्ल में, कैश की शक्ल में नहीं। अगर आपको याद हो, अगर आप में से किसी ने ये पढ़ा हो, स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर्स का सीईओ था और उसकी सैलरी कितनी थी, अंदाजा? हम्म, अंदाजा? $1 a year। यस, $1। अब भाई एक बंदा सीईओ लगा हुआ है, वो $1 के अंदर काम कर रहा है, तो वो $1 सैलरी थी, वो लेता था बोनस उनसे, बोनस में शेयर्स कि एनुअली आप मुझे इतने शेयर दे देंगे बस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्यों? वो जो सैलरी है ना उसके ऊपर टैक्स लगना है, वो जो बोनस में शेयर्स मिले हैं उस पर टैक्स कब लगेगा? जब वो बेचेगा। वो बेचता ही नहीं। वो क्या करता है, अब उसने अपना गुजारा तो चलाना है किसी तरह से, खर्चा, लाइफस्टाइल भी ठीक है, बट दे वुड डू इज वो इन शेयर्स को उठाकर लेके जाएंगे बैंक के पास और इसको रखवा देंगे कोलेटरल कि जी ये मेरी गारंटी है कि मैं तुम लोगों को पैसे वापस करूंगा, मुझे लोन दे दो इस अमाउंट का। बैंक से लोन उठाए, वहां पर इंटरेस्ट रेट कितना है जी? 1%, 2%, 1.5%। ये लोन ले लिया, आराम से उस लोन के ऊपर सारी जिंदगी गुजार रहे हैं। उसने कभी भी वो ना वो लोन रीपे करना है, ना उसने शेयर बेचने अपने। उसके शेयर हर दूसरे दिन वैल्यू में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। सीधी सी बात है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसको हम शू बॉक्स एग्जांपल कहते हैं। शू बॉक्स वाली एक थ्योरी है ये, कि एक प्रोफेसर था, वो एक दिन अपने साथ क्लास में शू बॉक्स ले आया। लेट सपोज ये वो शू बॉक्स है, अभी फिलहाल सपोज करो यार मैं नहीं लेके आया, और सबसे उसने कहा जी कि ये एक कंपनी है, यू विल अज्यूम दिस एज अ कंपनी। तो अब आप सबसे मैंने 100-100 रुपया लिया, या सपोज 1000-1000 रुपया लिया, आप 10 लोग हैं तो 10,000 रुपया हो गया, मैंने आपके सामने इसके अंदर डाल दिया, और आप सबको कहा जी कि एक एक शेयर अब आपको इसका मिल गया है। 10 शेयर से 10 लोगों में एक एक शेयर आ गया। अब 1 साल जी ये कंपनी चली है, मैंने अपनी जेब से निकाल कर इसके अंदर लेट सपोज 10,000 रुपया और रख दिया, ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आपकी ये जो कंपनी का एक एक शेयर आपने 1000-1000 में खरीदा, तो मुझे 1000-1000 में बेच दो, तो क्या बेच दोगे? क्यों? क्योंकि अब आपके उस 1000 के अगेंस्ट इस कंपनी के अंदर आपका कम से कम 2000 पड़ा है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, आपने पहले नहीं देखा डब्बे के अंदर क्या है, वो तो आपके सामने जो मैंने अंदर रखा है वो तो आपको पता है ना। मैं आपको एक बंदा बुला भी ले तो वो देख के बताएगा हाँ जी अंदर कोई नुकसानदेह चीज नहीं, ये नहीं कि सर ने अंदर आग लगाई हुई जलाते जा रहे हैं नोट अंदर। ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब आप मुझे अपना शेयर कितने में बेचेंगे मिनिमम? 2000। आपके पैसों के अगेंस्ट 2000 अंदर पड़ा है, आपने जो 1000 का शेयर खरीदा हुआ आपके पास पड़ा है, उसके अगेंस्ट अंदर 2000 पड़ा है इस वक्त। इससे कम पे तो आप मुझे बेचने को कभी भी तैयार नहीं होंगे, रैशनल इन्वेस्टर। अब अगर मैं इसमें से 5,000 रुपया निकालूं और आप सबको 500-500 रुपया दे दूं, डिविडेंड जो हम देते हैं, तो अब अगर मैं आपसे शेयर खरीदने आऊंगा तो आप मुझे कितने का बेचेंगे? लेट सपोज आप 2,000 का बेचते हैं, तो मेरा दिमाग तो नहीं खराब, मैं आपसे 2,000 का खरीदूं, मेरे सामने उसमें 15,000 पड़ा है, पर शेयर 1,500 रुपया पड़ता है, इससे ज्यादा तो बनता ही नहीं, तो मेरा तो नहीं दिमाग खराब मैं आपसे खरीदूं इससे ऊपर। और आपको भी पता है कि अंदर 1,500 पड़ा है मेरे इस 1000 के अगेंस्ट, अब क्योंकि 500 आपको मिल चुका है उस दो में से, तो एक रीजनेबल इन्वेस्टर, हाँ ठीक है चल 1,500 दो और मेरा शेयर खरीद लो। गेट इट? तो वो जो पैसे हैं जो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी की वैल्यू के ऊपर। कंपनी के शेयर की वैल्यू उसके अंदर एसेट्स जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आप रिटेन्ड अर्निंग्स रखेंगे तो शेयर उतना महंगा हो जाएगा, अगर आप डिविडेंड देंगे शेयर उतना सस्ता हो जाएगा मार्केट में। तो वो उसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स रखते हैं, शेयर महंगा होता रहता है।
आफ्टर अ वाइल उसको और पैसे गुजरते, उसने बैंक को जाके वो जो मेरे पास तुमने मैंने शेयर रखवाए थे ना, वो शेयर मेरे अब महंगे हो गए हैं, उसके अगेंस्ट मुझे इतने पैसे और दो। तब वो थे जी $10 लाख के, आज तो वो $30 लाख के, चलो मुझे $15 लाख और दो, $20 लाख और दो, मेरे शेयर उतने पड़े हैं तुम्हारे पास गारंटी के तौर पर। या फिर और शेयर उसको बोनस में मिले, उसने वो रखवा दी। अब वो करेगा क्या? अब वो इंतजार करेगा टू डाई। जब वो मर जाएगा तब उसके बच्चे अब उस शेयर्स को सेल भी कर सकते हैं, क्लेम भी कर सकते हैं, और अगर वो बेच देते हैं तो उन्हें कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। ये भी लॉ है, एक जनरेशन से जो दूसरी को इनहेरिट किया, अब उसको कोई टैक्स नहीं है। तो टैक्स फ्री सारा जिंदगी गुजार कर सारी अपनी लाइफ, अब वो जो है थोड़े से बेचेंगे, उसी से बैंक का लोन रीपे किया, चलो जी दोबारा से शुरू। ये एक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के, ये एक्चुअली अप्लाई होते हैं दुनिया में। तो ये जो वेल्दी हैं वो इस तरह से अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करते रहते हैं, अपने टैक्स को बचाते रहते हैं। ये कहा जाता है कि द फर्स्ट मिलियन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू अर्न, उसके बाद तो मनी मेक्स मनी। वो जो अपने पहला मिलियन अर्न कर लिए, पहले 10 लाख अर्न कर लेना, उसके लिए उस 10 लाख को कहीं इन्वेस्ट करेंगे, वो भी कुछ 4 पैसे कमा के देंगे कल को, तो ऐड होते जाएंगे, इट वुड कीप ऑन जनरेटिंग मोर इनकम। ओके, तो पास्ट में शॉर्ट टर्म का एम्फेसिस होता था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आज लॉन्ग टर्म, लाइक ये भी नहीं साल 2 साल 5 साल, 25 साल 50 साल 100 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी। जो शेयर होल्डर अपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कह रहा है कि जी पड़े रहने दो कंपनी में पैसे, इसको दोबारा लगाओ किसी और काम के ऊपर, वो ये थोड़ी थोड़े 5 साल बाद मुझे क्या मिलेगा, 25 साल बाद क्या मिलेगा, हो गया 50 साल 100 साल बाद क्या इसकी वेल्थ की वैल्यू हो जाएगी। ये तो आज अगर करोड़ रुपए लगा तो अरबों रुपए में पहुंच जाएगा। वो उसकी बेसिस के ऊपर उसको छोड़ रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो रही है, एक बड़े लॉन्ग टर्म के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट का और रिटर्न का। सो शॉर्ट टर्म अब उसके बारे में फोकस नहीं होता। देन एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट में क्या फर्क है, क्योंकि ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, दे गेट कंफ्यूज्ड। फॉर एग्जांपल एसेट्स की मैनेजमेंट जो होती है वो दैट कुड इंक्लूड लाइक समथिंग लाइक इक्विटी की, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की, रियल एस्टेट की, या ग्लोबल आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई है उनकी मैनेजमेंट। जबकि वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर तमाम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, किसी भी तरह के आपके क्लाइंट के, जिसमें इंक्लूड एनी लाइक मैनेजमेंट ऑफ एन एसेट, कोई उसके टैक्सेस की मैनेजमेंट है, कोई उसकी स्टेट की मैनेजमेंट है, कोई कैश फ्लोज है उसके, कोई उसने चीज इनहेरिट की, अब उस स्टेट को डेफिनेटली मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपके पास लेट्स सपोज ये अब आप देखते हैं कि पुराने पैलेसेस मिले हुए हैं कई लोगों को, पाकिस्तान के अंदर भी जैसे भावलपुर के अंदर जो पैलेसेस हैं, अब नवाब्स जो हैं वो उसको ज्यादा मेंटेन नहीं कर रहे थे, तो डेफिनेटली उन्होंने आगे अब सबलेट कर दिए कि जी आप इसको मेंटेन करेंगे, इसकी बेसिस के ऊपर हम आपको सबलेट कर रहे हैं, क्योंकि मेंटेनेंस पे अच्छा खर्चा होता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे रॉयल फैमिलीज आज भी हैं जिनकी अब स्टेट तो नहीं है, लेकिन वो महल जो पुराने थे वो उनको दे दिए गए, अब वो लेकर बैठे हैं। लेकिन बात ये कि उस एक महल की मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। इवन आज ब्रिटिश रॉयल फैमिली के जो पुराने लोग हैं, जिनको कोई इधर का कैसल दे दिया था, किसी को उधर का कैसल दे दिया था, तो ये इसको मेंटेन कैसे करना है, इसको मेंटेन करने का साल का 2-4 लाख डॉलर खर्चा होता है, तो ये कहां से देना है। तो यूजुअली वो क्या कर रहे हैं, उनको होटल्स में कन्वर्ट करते हैं, B&B में, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर जो लोग आते हैं टूरिस्ट वगैरह, उनसे जो रेवेन्यू अर्न होता है उसको ही उसकी अपकीप के लिए यूज किया जा रहा होता है। किसी भी तरह की स्टेट की मैनेजमेंट हो सकती है, हर तरह की मैनेजमेंट, फिर उसके टैक्सेस की मैनेजमेंट, के टैक्स के अंदर कैसे से बचत की जा सकती है, कैश फ्लो कैसे अरेंज करना है, ऑल अदर पॉसिबल यूजेस ऑफ वेल्थ, उन तमाम को डिस्कस किया। जबकि एसेट के केस में सिर्फ एसेट, सिक्योरिटीज, इन चीजों को डिस्कस किया जा रहा होगा। वेल्थ मैनेजर और इन्वेस्टमेंट प्लानर के अंदर क्या फर्क है, तो इन्वेस्टमेंट प्लान सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में, एसेट्स के अंदर इन्वेस्टिंग के अंदर इंटरेस्टेड होता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा। जबकि वेल्थ मैनेजर वो बियॉन्ड एसेट्स देख रहा होगा कि कॉर्पोरेट टैक्सेस किस तरह इफेक्ट करेंगे, ये टैक्सेस इसके जो है, इनकम टैक्स, ये वाला टैक्स, वो वाला टैक्स, ये कैपिटल गेन टैक्स, ये किस तरह इसकी वेल्थ को इफेक्ट करेंगे, इन सबसे इसकी वेल्थ को कैसे बचाना है। सिमिलरली इंश्योरेंस किस तरह करनी है, क्योंकि अगर कल को कोई फ्लड आ गया, जलजिला आ गया, अभी देखें टर्की के अंदर मैसिव अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, अब ये पाकिस्तान में होता है तो लो जी सारा कुछ गया भाई, ओके कुछ नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हुआ जी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर किया, कोई बात नहीं, सारों की इंश्योरेंस, सारों को पैसे वापस मिल गए। सो दिस हैपेंस, ओके। सो इंश्योरेंस करनी है, होल स्टेट की प्लानिंग, उसकी प्रोसेस सारी।
अब जरा एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देता हूं ग्लोबल वेल्थ का। ये थोड़े से पुराने स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं इसके अंदर नए भी लेकर आऊंगा। टोटल ग्लोबल वेल्थ रीच्ड 418.3 trillion US dollars in 2020, and this was up 7.4% from the previous year. Just a sec.